इसमें एग्जाम्पल कैसे आते हैं, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एग्जाम्पल कैसे आएंगे। जैसे आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने कि नाइट्रोजन है जो, इसके 5 ग्राम को आप ऐड करोगे, कंबाइन करोगे हाइड्रोजन के 6 ग्राम के साथ, ठीक है। और जो अमोनिया है वो मुझे 11 ग्राम मिल रहा है। तो illustrate that this data show the law of conservation of mass। पहला क्वेश्चन ये आता है, कोई भी आपको दो चीज दी होगी तो जरूरी नहीं आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो उसका नाम एज इट लिख दो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है हमें, देखो 5 + 6, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 11 ग्राम, 5 + 6 11, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 11 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि दिस डेटा शो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। इलस्ट्रेट करके बताओ, शो करके बताओ कि जो ये डेटा आपको दिया हुआ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, पहला इलस्ट्रेट वाला। यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, सेकंड ये आ सकता है कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। अब दिस डेटा शो द law of conservation of mass। If 56 gram of CaO is combined with 44 gram of CO2, तो what is the mass of calcium carbonate, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी और एक इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं होगी। तो हमने क्या करना है इसमें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ मास। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले आपको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसको ये प्लस करके इसको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 56 + 44 इज इक्वल टू, इसको आपने x माना है यहाँ x लिख लो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 ग्राम। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक और आता है लेकिन वो आपके पास है नहीं स्टेट बोर्ड में, लेकिन ये दो ही टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। क्लियर है दोनों? यस सर। अब सेकंड पॉइंट आता है इसमें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो मैंने कंपाउंड की डिफाइन बताई आपको वही इस लॉ में है, सेम है। जो कंपाउंड की डिफाइन है वो क्या बताई थी आपको पता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जो कंपाउंड फॉर्म्ड होता है उसमें जो एलिमेंट होता है उसका एक फिक्स रेशियो होता है, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया, हुआ ना। यस सर। तो ये भी यही चीज कहता है, यानी कि दोनों के दोनों में एक ही चीज है, सिमिलरिटी है दोनों में। सिमिलरिटी क्या है, देखो सिमिलरिटी है, ये कहता है केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म्ड, ऑलवेज फॉर्म्ड किससे बनेगा, उसके सेम कंपोनेंट्स से। ये नहीं कि अगर हम वाटर बनाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही चाहिए होगा, ठीक है। और कैसे होगा, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, इसमें भी वही चीज कही,
फिक्स्ड रेशियो बाय मास। वो कहता है कि अगर आप कोई भी केमिकल कंपाउंड को बनाओगे तो केमिकल कंपाउंड के लिए दो चीज ध्यान रखनी है फॉर्म करने के लिए। पहली चीज क्या होनी चाहिए कि सेम कंपोनेंट होना चाहिए। अगर वाटर बनाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होना चाहिए हर हमेशा, अगर वाटर बना रहे। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो हर हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन ही होने चाहिए, यानी उसी के ही कंपोनेंट होने चाहिए, सेम कंपोनेंट होने चाहिए। दूसरी चीज उसने कहा कि ये कैसे होने चाहिए, फिक्स रेशियो में मिक्स होने चाहिए। अगर फिक्स में नहीं करे आपने मिक्स तो फिर ये कंपाउंड नहीं बनेगा। जैसे मैंने कहा था आपको कि मिक्सचर बन जाएगा ऐसे। Yes, sir. यही इसने लॉ बना दिया कि अ केमिकल कंपाउंड is formed by the same component in fixed ratio by mass। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कह दो, प्रपोर्शन भी कह दो, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इस क्लियर हुआ। Yes, sir. अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे हमने उसमें किया था वही एग्जांपल यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा CO2, CO2 किससे मिलके बनेगा, हर हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके। ऑक्सीजन से। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 में, कार्बन का 12, 12, और ऑक्सीजन का 16। 16। ठीक है, तो अब कार्बन के यहाँ पे एक एटम है तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, और ऑक्सीजन के यहाँ पे दो एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 16 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको सिंपल होल नंबर में लाओ तो 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 जा 12, और यहाँ पे 4 4 जा 16, और 4 2 जा 8, यानी इसका रेशियो क्या आएगा, 3:8। इसका मतलब हुआ कि 3 ग्राम अगर आप कार्बन को लेते हो तो आपको 8 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन। अगर आपको CO2 बनाना है तो। यस सर। इसी में मैं क्वेश्चन दूं आपको एक। यस सर। जैसे अभी मैंने कहा कि CO2 अगर आप बनाओगे तो आपको ये रेशियो याद रखना है 3:8 का। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर आप CO2 बना रहे हो और मेरे पास कार्बन है 50 ग्राम कार्बन है, ठीक है, तो बताओ ऑक्सीजन का वेट कितना होगा ताकि ये पूरा कंप्लीटली रिएक्ट करके CO2 बना दे, बता सकते हो। एक मिनट। CO2 50 ग्राम है, कार्बन 50 ग्राम है, ऑक्सीजन चाहिए। देखो एक बार मैच कर लेने से, 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड कितना, 8 ग्राम 8 ऑफ ग्राम और ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, 1 ग्राम में हो जाएगा 8/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और हमारे पास कार्बन कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया हुआ है, तो 50 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड 8/3 इंटू 50। इंटू 5। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। तो एक टाइप का क्वेश्चन इसमें ये आता है। क्लियर। यस सर। अभी मैं आपको सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, इसके क्वेश्चन दूंगा पहले आपको, फिर इसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेशन ये कहाँ पे काम नहीं कर सकता है। इसकी लिमिटेशन होती है कि ये इट इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड फॉर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप पता है किसे कहते हैं, आइसोटोप। आइसोटॉप्स का मतलब होता है जिसका एटॉमिक नंबर
सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट। डिफरेंट होता है। ठीक है, अब उसके लिए काम नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में 3 तरीके के हाइड्रोजन है, एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। ठीक है, DTH। ये अब सपोज करो मैं इसकी बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन में, तो इसका रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने कहा वाटर है, तो वाटर का रेशियो कितना था, 1:8 था। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा ये वाटर है ही नहीं, इसकी जगह पे हैवी वाटर है ये D, यानी कि जिसका एटॉमिक मास 2 है, वो वाला है ये। तो फिर इसमें ये लॉ काम नहीं करेगा ना, करेगा काम, बताओ। नो सर। करेगा ना। तो ये आइसोटॉप्स के लिए वैलिड ही नहीं हो पाया, क्योंकि रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा हैवी वाटर का, तो हैवी वाटर में एटॉमिक मास कितना होता है, इसे D2O है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 है, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 1:4 1:4। आया। तो ठीक अभी सर। मैं कह रहा हूँ कि वाटर बनाने में 1:8 चाहिए, और अब यहाँ पे 1:4 हो गया। ठीक है, तो ये आइसोटॉप्स के लिए वैलिड नहीं होता है, तब मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो जनरली हम जो कॉमन चीज है उसी के लिए लेते हैं इसे, जो कॉमन आइसोटॉप्स होता है उसी को हम इसमें यूज करते हैं। जैसे इसमें इसको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, जो कॉमन है हाइड्रोजन प्रोटियम उसी को हम यूज करेंगे। क्लियर है। यस सर। यस सर। इट इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटॉप्स। ऐसे आइसोटॉप्स। हिसाब किसका है, ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स होते हैं, पहला है 8 and 16, एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। ऐसी सेकंड ले लेंगे हम, यहाँ पे 8, ये 17। तीसरा ले लेंगे 8, 18। अब मैं वाटर ही बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 18 वाला है, तो फिर भी इसका रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो 1 है और ऑक्सीजन हो गया 18, तो 18 हो गया। 1:, 1:18 आ गया। हाँ नहीं, और जो 1:9 आ गया। हाँ 9 यस आ सर। गया। ठीक है, डिवाइड तो ओके। ये चेंज हो गया ना पहले से। जो हमने कहा था कि रेशियो कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है 1:8, उससे ये डिफरेंट हो गया, जबकि होना नहीं चाहिए था। इसीलिए ये आइसोटॉप्स पे वैलिड नहीं होता, इन पे ये काम नहीं करेगा, ये लॉ इनके लिए फेल है। मतलब यहाँ अगर मैं इसे यूज करूंगा आइसोटॉप को, तो ये लॉ इस पे वर्क नहीं करेगा। क्लियर, यस सर। याद रहेगा। यस सर। ऐसे बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं, तो उसको हम अब एक और क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, कि अगर आप वाटर बना रहे हो, वाटर, क्वेश्चन क्या आएगा देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन which react with 10 gram of hydrogen to form water। बताओ कितना हो सकता है, कितना ग्राम ऑक्सीजन हम यूज करेंगे कि जो 10 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर वाटर बनाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी हमने क्या कहा था, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 1:8। ठीक है, तो अब इसी से हम स्टेटमेंट बनाएंगे कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड कितना, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 10 ग्राम में कितना हो जाएगा, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 8 इंटू 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। कर दोगे क्वेश्चन, तरुण। यस सर। तो
इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने। एक ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आता है इसमें, उसको मैं सर बता। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। जैसे मेरा सीबीएसई बोर्ड है, तो इसमें ट्रिकी टाइप क्वेश्चन आते हैं फिर नॉर्मल सीधे में आएंगे क्वेश्चंस? ये नॉर्मल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, डिफाइन आएंगे। ओके। हाँ, ऑब्जेक्टिव में नहीं आता कुछ भी। अच्छा मतलब ट्रिक, जैसे ट्रिकी अगर घुमा के आ गए क्वेश्चन इस बार इस टाइप में, तो वो कैसे हाँ कर सकते हैं ट्रिकी है वो, अटेंड? मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास। ओके सर। अगर आपने जितने क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, अगर वो सारे कर लिए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उससे बाहर का होगा। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप का आता है, एक टाइप तो इस टाइप का आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा कि आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और इसमें 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को आपने बर्न किया, किसमें, ऑक्सीजन में, और क्या बना दिया, 0.403 ग्राम ऑफ MgO। तो ये हो गया पहला एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम लिया आपने, इसको फिर ऑक्सीजन के साथ बर्न किया और आपको मिल गया 0.302 ग्राम ऑफ MgO। ठीक है, तो आपको ये शो करना है, illustrate that this data prove the law of definite proportion या कांस्टेंट प्रोपोर्शनल भी कहते हैं इसे। तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, डेफिनेट प्रोपोर्शन सेकंड टाइप का ये क्वेश्चन आता है आपके पास, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, इसमें आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ Mg। ध्यान रखना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो परसेंटेज Mg की होगी और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट में होगी, दोनों में अगर Mg की परसेंटेज सेम आ गई तो इसका मतलब ये इस लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, परसेंटेज निकाल दो। ये समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि परसेंटेज फिक्स होती है। जैसे अभी मैंने कहा कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:8, तो मैंने कहा हाइड्रोजन की परसेंटेज बताओ, तो कितना होगा 1/9 इंटू 100, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई। तो जब भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, मतलब 11.11 परसेंटेज होगी किसकी, हाइड्रोजन की, ये फिक्स है। और ऐसी ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा 8/9 इंटू 100, यानी लगभग 88.89 के आसपास आएगा। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की परसेंटेज अगर किसी भी कंपाउंड में आप सेम होती है, तो इसका मतलब वो वाटर है, और वो किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को। तो अब देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, तो आपने कहना है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में Mg की परसेंटेज कितना होगा, वेट ऑफ Mg अपॉन वेट ऑफ MgO, यानी टोटल वेट इंटू 100। अब वेट ऑफ Mg कितना दिया हुआ है 0.243, और MgO अपॉन। का वेट दिया हुआ है 0.403 इंटू 100। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा लगभग 60.29 परसेंटेज। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में करके देखते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखो Mg की परसेंटेज कितनी होगी, वेट ऑफ Mg अपॉन वेट ऑफ MgO इंटू 100। इसका वेट कितना दिया हुआ है 0.182 अपॉन 0.302 इंटू 100, तो इसका आंसर भी लगभग 60.26 के आसपास आएगा। तो दोनों के केस में सेम हो गया, यानी ये इस लॉ को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही अगर आप ऑक्सीजन का निकालोगे, तो पहले केस में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा 100 माइनस
60.29, ये लगभग 39.71 के आसपास आ जाएगा। ऐसी सेकंड केस में निकालोगे आप तो यहाँ पे भी 100 माइनस 60.26 करना पड़ेगा, लगभग 39.64 के आसपास आ जाएगा, 74। ठीक है, तो ऑक्सीजन और mg की परसेंटेज दोनों एक्सपेरिमेंट में अगर सेम आती है तो वो इस लॉ को फॉलो करेगा, अदरवाइज वो इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अगर इसकी वैल्यू अलग आती, इसकी अलग आती है तो ये इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है ये? यस सर। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जाता है। पहले टाइप का आपको बताया, दूसरा टाइप आपको बता दिया कि आपको दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट देगा और ये पूछेगा कि क्या ये इस लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स, यानी कि ये डिपेंड नहीं करता कि वो कहाँ से आया, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। जैसे वाटर है, अब वाटर आ गया, अब ये कहाँ से आया ये पता नहीं है, टैप वाटर हो सकता है, ओशियन से हो सकता है, रिवर से हो सकता है, पॉन्ड से हो सकता है, बहुत तरीके से क्या है वाटर आ सकता है, डिस्टिल वाटर हो सकता है। हमें इससे मतलब ये रिवर वाटर है या ओशियन वाटर है या टैप वाटर है या पॉन्ड का वाटर है, इससे इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने कहा वाटर है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा। 1:8 ही होगा। हाँ ऑलवेज। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर? यस सर। तो ये आज का आपका हुआ। आपको मैं अभी नोट्स भी इसके भेज देता हूँ आपके उसमें, आपको नोट्स बिल्कुल तैयार करने हैं। ठीक है, यस आवाज सर। सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। हाँ, और एक चीज और